आखिर ये मसला क्या था और कहां चारों खाने चित हुई सीबीआई? केस के अंदर कोई भी ऐसा साक्ष्य, कोई भी ऐसा प्रमाण, कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन के एलिमेंट्स नहीं थे जिस पे कि इवन ट्रायल चलाए जाएं। तो इसीलिए कल सारे एक्यूज जो 23 के 23 एक्यूज थे सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। साउथ कार्टेल की जो बात की जा रही थी, ये भारत जैसे देश में मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो इसको लेकर जो उनकी आपत्ति थी, इसके पीछे जो भावना थी, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। साउथ लॉबी जैसा वर्ड कि और कोर्ट ने और ऐसे फ्रेजेस आगे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए और बहुत ही आपत्तिजनक है और कोर्ट ने इस पे बहुत ही आपत्ति जताई है। अगर कोई मामूली आदमी फंसा होता, आम आदमी फंसा होता जो नीतीश राणा को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये थोड़ा सा मैं सामाजिक प्रश्न उठा रहा हूँ आपके सामने, तो ऐसी स्थिति में तो मतलब कुल मिला के ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है, ये माना जाए कि बस ये बड़े लोगों के लिए है, बड़े लोग ही इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे केसेस में जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उनके लिए बहुत सारे केसेस प्रो बोनो करता हूं। प्रो बोनो का अर्थ होता है मैं कोई चार्ज नहीं करता हूं उसके लिए। लेकिन कुछ कंजक्चर्स भी आए हैं, वो बड़े घातक थे, वो तो फैसले में लिखे नहीं जाते, लेकिन हम लोगों ने तो सुना ही है उसके मायने। और ईडी में इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? सीबीआई ने अपने काम ठीक से नहीं किए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किए, उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ठीक से साक्ष्य प्रमाण एविडेंसेस कोर्ट के सामने नहीं लाए। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर और अमर उजाला के पॉडकास्ट अनम्यूट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अनम्यूट भारत में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको इस समय लाना इसलिए लाजिमी और जरूरी था क्योंकि एक ऐसा मसला जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया, नाम था उसका शराब घोटाला। लेकिन अब सवाल यह है कि सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद या जो उसका वर्डिक्ट आया है उसके बाद अब इसको घोटाला कहें या नहीं कहें। और सीबीआई ने जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की पुत्री के कविता और तमाम जो अभियुक्त बनाए थे, लंबे समय तक वो लोग जेल में रहे, लेकिन अचानक जब ये फैसला आता है तो उसके बाद ये कहा जाता है कि ये तो ट्रायल के योग्य ही मामला नहीं है और लंबे समय तक ये लोग जेल में रह जाते हैं। लेकिन इस मामले में जो आज मैंने कहा कि शख्सियत क्यों जरूरी है, उनका नाम है, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, नीतीश राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर मैं उनका परिचय आपको दूं तो जो फोर्ब्स की मैगजीन है उसमें 21-22 में देश के जो टॉप 10 वकील हैं उसमें वो शुमार थे। 8 साल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सीनियर काउंसिल रहे हैं, प्रोसिक्यूटर रहे हैं। उसके बाद पी चिदम्बरम से लेकर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और तमाम लालू प्रसाद यादव जैसे हाई प्रोफाइल मुकदमों में उन्होंने ईडी को सफलता भी दिलाई है। लेकिन इस मसले में कैसे सरकारी तंत्र कहूं या कहूं जांच एजेंसी जो प्रीमियर है वो कैसे चारों खाने धस होगी, तो यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीबीआई से गलती कहां हुई और ये केस क्या था। तो सबसे पहला सवाल मेरा, नीतीश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला में और इस जो पॉडकास्ट है हमारा जिसमें हम आपसे बात कर रहे थे अनम्यूट भारत में। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अनम्यूट करें आप इस बात को कि आखिर ये मसला क्या था और कहां चारों खाने चित हुई सीबीआई। पहले मैं बता दूं कुछ चीज़ें। मैं भारत सरकार का वकील 2023 तक था। मैंने भारत सरकार से उस पोजीशन से 2023 में रिजाइन कर दिया और फिर मैं आज के दिन में डिफेंस काउंसिल हूं। और अब इस केस में मैंने कई सारे अभियुक्तों को रिप्रेजेंट किया, इंक्लूडिंग अरुण पिल्लई, के कविता जी राज्यसभा की पार्लियामेंट में रह चुकी हैं मेरा ख्याल है, और एमएलसी रह चुकी हैं और तेलंगाना सीएम की सुपुत्री भी हैं। तो इन सबको मैंने इस केस में रिप्रेजेंट किया। और ये केस 2001 जब से ये चल रहा है, जब से मैंने रिजाइन किया इस केस अपने सरकारी जो जिम्मेदारी थी उसके बाद से मैं इस केस में आया और इस केस को तब से मैं देख रहा हूँ। अब आते हैं इस केस की डिटेल्स पे। कल जो दिल्ली जुडिशरी, जिसको हम लोअर जुडिशरी भी कह सकते हैं,
सेशन कोर्ट ने जिस तरह से कल फैसला सुनाया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फैसला है। और वो फैसला आज तक जुडिशरी के हिस्ट्री में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मतलब हिम्मत वाला फैसला है कि जहां कोई प्रमाण, साक्ष्य, कोई एविडेंस नहीं है, कैसे केस को आगे चलाया जाए। और केस ट्रायल पर पहुंचने से पहले ही धाराशायी हो गया, क्योंकि केस के अंदर कोई भी ऐसा साक्ष्य, कोई भी ऐसा प्रमाण, कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन के एलिमेंट्स नहीं थे जिस पे कि इवन ट्रायल चलाए जाए। तो इसीलिए कल सारे एक्यूज, जो 23 के 23 एक्यूज थे, सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। पर नीतीश जी, इनको कर तो दिया गया, ये तो आपने जो पक्ष आप रख रहे हैं ये तो कोर्ट में भी आप रख रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेविल्स एडवोकेट हो जाता हूँ। लिकर घोटाला इसका मतलब हुआ ही नहीं, और अगर हुआ नहीं तो ये लोग इतने दिन अंदर कैसे रहे? पॉलिसी बदली गई, उस पॉलिसी को वापस भी लेना पड़ा केजरीवाल सरकार को, और उसके बाद ये कहा गया कि एक्सचेकर का इतना लॉस हुआ है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि आखिर चूक कहाँ हुई। लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। सी देखिए, जब एफआईआर हुआ इस केस के अंदर, तो इन्वेस्टिगेशन, अगर एफआईआर हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी है, वो तो प्रोसीजर है, और इन्वेस्टिगेशन भी होएगा। तो ये तो एजेंसी का काम है कि पहले तो आप प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करें कि कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर आप एफआईआर लॉन्च करते हैं, और एफआईआर के बाद आप जो है आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको वो साक्ष्य, वो प्रमाण, वो एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं, जिससे कि आप अपना केस कोर्ट में साबित कर सके। कोई भी एजेंसी जो है वो निष्पक्ष होता है। आप एजेंसी के पास कोई भी जो है विंडिक्टिवनेस नहीं होता, आप निष्पक्ष काम करते हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कोर्ट के इस आदेश के बाद, सीबीआई के अधिकारियों पर जांच बैठा देने के बाद, अभी भी आपका जो सरकार को रिप्रेजेंट करने का 8 साल का अनुभव है, तो कहीं ना कहीं आप उनको प्रोटेक्ट करते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं एक जो एजेंसी है, जो उनका प्राइमरी वर्क है, वो हर किसी के लिए है, इस देश के हर नागरिक के लिए है। उनका काम निष्पक्ष होना चाहिए। जो प्रोसिक्यूटर होता है, जो सरकारी वकील होते हैं, उनका काम निष्पक्ष होते हैं। वो उनका काम ये नहीं कि मुझे किसी को सजा दिलाना है, उनका काम है निष्पक्ष रूप से अपने केस को कोर्ट के सामने रखना, जो इस केस में नहीं हुआ। जो प्रीमियर एजेंसी है इस देश की, सीबीआई और अदर जो भी एजेंसी इन्वॉल्व हैं इसमें, उन्होंने अपने काम ठीक से नहीं किए, उन्होंने ठीक से एविडेंस कलेक्ट नहीं किए, और जो एविडेंस कलेक्ट किए उस पर आत्ममंथन होना चाहिए था, उस पर लीगल ओपिनियन आनी चाहिए थी कि वेदर दीज एविडेंसेस आर एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट, ए बी, क्या ये सफिशिएंट है कि किसी के ऊपर केस चलाया जा सके इस एविडेंस के आधार पे। वो नहीं हुआ। और आपके पास जब इतने एविडेंस नहीं थे तो आपने लोगों को अरेस्ट कर लिए। 2-2 साल, 20-20 महीने, 18-18 महीने लोग जेल में काट के आए इस केस के अंदर, और अल्टीमेटली कोर्ट ने माना कि इतना भी एविडेंस नहीं है कि इनके ऊपर केस भी चलाए जा सके, और केस ट्रायल पे पहुंचने के पहले ही केस खत्म हो गया और सारे एक्यूज डिस्चार्ज हो गए। तो जो लोग अरेस्ट हुए, जो 2 साल 20 महीने 18 महीने जेल में बिता के आए हैं, ये तो फेलियर ऑफ एजेंसी और फेलियर ऑफ, टू एन एक्सटेंट आई वुड से, द जुडिशरी ऑल्सो, कि आपको उस वक्त ये देखना था कि एविडेंस कितने हैं, क्या इनको बेल दी जा सकती है कि नहीं, और मेरे ओपिनियन के हिसाब से उनको तो उसी वक्त बेल मिल जानी चाहिए। नहीं नीतीश जी, इस पर मैं आऊँगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं जो एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि केस को ट्रायल योग्य ही नहीं माना गया। तो थोड़ा सा दर्शकों को यह भी समझाएं कि एक होता है कि अभियुक्तों को बरी कर देना, लेकिन ये शायद बरी करने से पहले का ही प्रोसेस हो गया, उससे पहले इस केस को चलने लायक नहीं माना गया। एक तो इसको थोड़ा लीगल टर्म में समझाएं। बिल्कुल, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं लीगली। देखिए, कोई भी जब चार्जशीट, जब पहले एफआईआर से शुरू करते हैं, जब एफआईआर आता है तो एक सर्टेन पीरियड के अंदर एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करके और चार्जशीट फाइल करनी होती है। जब चार्जशीट फाइल होता है तो जज अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते हैं उसके अंदर, और कॉग्निजेंस लेते हैं। तो जो कॉग्निजेंस के बाद का स्टेज होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। कॉग्निजेंस लेने के बाद केस पहुंचता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे। नाउ आप देखेंगे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या होता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में दोनों पक्ष को डिटेल में कंप्लीटली सुना जाता है, जितने एविडेंसेस है उसकी समीक्षा की जाती है कोर्ट द्वारा, और जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो केस को
ट्रायल के लिए भेजा जाता है, तभी सारे विटनेस को बुलाया जाता है, जो भी एविडेंसेस है वो देखे जाते हैं, डिटेल में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं। तो जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है किसी भी केस के लिए, और उस स्टेज पे जब सारे साक्ष्य, सारे सबूत को डिटेल में मेटिकुलसली देखा गया तो पाया गया इसमें तो कोई एविडेंस ही नहीं है। तो मतलब ये माना गया कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है, तो क्या ये जो बात अरविंद केजरीवाल, के कविता या मनीष सिसोदिया जो लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विंडेटा था, चुनावी राजनीति से प्रेरित था, तो इसको सच माना जाए? वेल देखिए, ये पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल बातें मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो आज के दिन में आपके सामने, सब लोगों के सामने है, वो देख के तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा कहना उचित नहीं होगा, मैं कानूनी पहलू पे बात करूंगा। आप थोड़ा बच रहे हैं इससे। देखिए, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मुझसे कानूनी पहलू पे जरूर बात करें और मैं डिटेल में बताऊंगा। और जहां पे कानूनी पहलू मैं चलिए कानूनी पहलू पे ही बात करता हूं। जैसे आपने कहा कि इसमें एविडेंस नहीं है, कोर्ट ने भी 20-20 महीने तक नहीं दी जमानत, और बार बार चुनाव में चूंकि ये बात पूछी जाती रही कि भाई देखिए कोर्ट उनको जमानत क्यों नहीं दे रहा है। इसका मतलब कोर्ट भी इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे सिस्टम का कहीं ना कहीं हिस्सा बन गया। मतलब अगर जो आरोप लगाए जाते हैं प्रीमियर एजेंसी पे, खासतौर से ईडी पर, सीबीआई पर, तो मैं इस पर भी आऊंगा कि अब ईडी जो अदालत में इस केस का क्या भविष्य होगा, और ये उन्होंने कहा है कि अभी हम आगे हाई कोर्ट जाएंगे, इस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले तो मुझे ये आप समझाइए ना कि जब ये केस बनता ही नहीं है, 20-20 महीने, 18-18 महीने आप कह रहे हैं उनको जमानत नहीं मिली, तो जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो ये अदालत भी इस पूरी मतलब जो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बहुत संदेह के घेरे में नहीं आती है? देखिए, अदालत को मैंने शुरू में भी ये बात बोला कि जब हम लोग जब एक्यूज अरेस्ट होता है और जब हम बेल एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करते हैं, बेल पिटिशंस कोर्ट में फाइल करते हैं, तो मेरे ओपिनियन में अदालत को बेल देनी चाहिए। और इतने लंबे समय तक अगर आप किसी भी अभियुक्त को बिना साक्ष्य को देखे हुए आप रख रहे हैं, तो वो एक ग्रेव वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। लाइफ एंड लिबर्टी हर किसी की, हर नागरिक की। आपको लगता है ये केस नजीर बनेगा इसके बाद? एब्सोल्युटली, ये बनना ही चाहिए। एब्सोल्युटली ये बनना चाहिए कि जब आप एक एक्यूज को 20 महीने, 18 महीने जेल में रखें और अल्टीमेटली वो उस केस का परिणाम क्या निकलता है, वो केस ट्रायल तक नहीं पहुंच पाता है। आपका ट्रायल तक पहुंचने लायक उसमें साक्ष्य नहीं है। मतलब चार्ज के स्टेज पे ही आपका केस खत्म हो जाता है। और कोर्ट का मैं शुक्रगुजार हूं कि कोर्ट ने हमें सफिशिएंट और पर्याप्त वक्त दिया बहस करने के लिए। सारे साक्ष्य पे हमें बहस करने का मौका मिला। सारे साक्ष्य हमने कोर्ट को दिखाए, एविडेंसेस दिखाए, और कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंची, 600 पेज का जजमेंट दिए हैं कि कोई भी साक्ष्य नहीं है जिसपे कि इन 23 अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा भी चला सकता है। सीबीआई कह रही है कि ये जो 600 पेज का जो आपका आया है आदेश, इसके खिलाफ वो जाएगी। उनका अधिकार क्षेत्र है, वो हाईकोर्ट जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और हम वहां भी लड़ेंगे। मैं तो एक चीज से हैरान हूं, आप जरा क्रोनोलॉजी समझिए। कल ये जजमेंट आया है कुछ 12:30 बजे और 12:30 बजे 1 बजे के आसपास जो जजमेंट आया है, और हमें जजमेंट की कॉपी मिली है 1:30 बजे 2 बजे के आसपास, और जजमेंट करीब करीब 600 पेज का है। और 3:30 से 4 बजे मीडिया में एक हेडलाइन चलता है कि सीबीआई ने इस ऑर्डर के खिलाफ, इस जजमेंट की वर्डिक्ट के खिलाफ अपील फाइल कर दी। मैं हैरान हूं, जब हम 2-3 घंटे में 600 पेज की जजमेंट बारीकी से नहीं पढ़ पाए, तो सीबीआई और उनके एडवोकेट्स, उनके जो टीम ऑफ लॉयर्स हैं, वो 2 घंटे में जजमेंट पढ़ के और एक पिटिशन ड्राफ्ट करके, अपील ड्राफ्ट करके और फाइल भी कर दिए। मैं इससे थोड़ा सा मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के, क्या ये सच में फाइल हुआ है, या कोई भी पेपर, कुछ 2-4 पेपर ले जाके फाइल करके डायरी नंबर ले लिए और उसमें एक मीडिया में नैरेटिव क्रिएट कर दिया, अपील फाइल हो गई। इतनी जल्दी, इतने स्विफ्टली पॉसिबल नहीं है कि 600 पेज का जजमेंट पढ़ के आप एक पिटीशन ड्राफ्ट करके और 2 घंटे के अंदर फाइल कर दें। डिफेंस काउंसिल कह रहा है या जो पूर्व ईडी का सीनियर काउंसिल था वो कह रहा है? मैं एज ए एडवोकेट कह रहा हूं। एज ए एडवोकेट मैं रोज ऐसे केसेस, हम ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं। कोई भी केस ड्राफ्ट कर, इतनी जल्दी केस ड्राफ्ट हो नहीं सकता, और इतना बड़ा केस जिसमें 50,000 पेज जो है डॉक्यूमेंट्स हैं,
करीब करीब 30 से 50 हजार पेज डॉक्यूमेंट्स हैं और 600 पेज का जजमेंट है। एक मेन चार्जशीट के अलावा 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई हैं इसमें। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को, पेपर्स को पढ़ के 2 घंटे के अंदर ड्राफ्ट करके पिटीशन फाइल कर देना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पूरा केस तैयार किया गया, जिसको जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने मतलब ट्रायल लायक नहीं बनाया, तो अब ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, ये सिर्फ नैरेटिव है, ये हाई कोर्ट में भी बहुत ज्यादा आपको टिकता नहीं दिखाई पड़ेगा। वेल, जब आएगा कोर्ट में तो हाई कोर्ट में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जरूर मीडिया नैरेटिव कल बनाने की कोशिश की गई कि हमने अपील फाइल कर दी। इतनी जल्दी अपील, आपने जरूर कुछ फाइल किया होगा, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन फाइल क्या किया गया? मैं डिफेंस काउंसिल हूं, इतने सारे एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसमें मुझे तो कुछ सर्विस नहीं हुई अभी तक, मुझे कोई कॉपी नहीं दी गई है। आपने क्या फाइल किया है? मैं तो उस कानूनी रूप से उस कॉपी को डिजर्व करता हूं, आप मुझे सर्व करें उस कॉपी को, मैं देखूं क्या फाइल किया आपने। पर मैं एक चीज थोड़ा सा दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है नीतीश जी समझाना, क्योंकि देखिए बार बार जो बात आई, मैंने पहले भी आपसे पूछा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा आप लीगल जो आप एंट्री केसेस में जाएंगे तो उसमें तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, उसमें आप विद्वान हैं, उसमें मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन थोड़ा सहज शब्दों में बताएं कि एक पॉलिसी आती है, उस पॉलिसी में साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जो वहाँ पर लोग हैं, जो शराब बेचने वाले लोग हैं, उनको पैसा ज़्यादा, उनका 5 से 12% जो है उनका कमीशन बढ़ा दिया जाता है, तो उनको फ़ायदा होते हुए दिखाया था। सरकारी कोष को नुकसान की बात कही जाती है। केजरीवाल वो पॉलिसी वापस भी ले लेते हैं। ये सब चीज़ें क्या कुछ इशारा नहीं करती कि उस पॉलिसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी और इतने दिन तक मामला भी चलता है? अचानक अब ये फैसला आ गया तो इसके बाद जाहिर तौर पर कोर्ट का ही फैसला है, लेकिन तब भी वही कोर्ट थी जो बार बार अदालत से उनको जमानत नहीं दे रही थी। तो इसको समझाएं, कहीं तो कुछ लूप होल्स रहे, कहीं तो कुछ गड़बड़, तब गड़बड़ थी या अब गड़बड़ है? वेल, लेकिन पहले मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ इसमें। देखिए, हमारे यहाँ विधायिका है, एग्जीक्यूटिव है, सबके अपने अपने काम हैं। पॉलिसी बनाना देश के लिए ये एग्जीक्यूटिव का काम है, और हर सरकार को जनता से चुनी जनता ने, इस देश की जनता सरकारें चुनती है। दिल्ली की जनता ने एक सरकार चुनी और एक ओल्ड पॉलिसी को चेंज करके नई पॉलिसी लाई गई, तो ये तो सरकार का अधिकार क्षेत्र है। 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के लाखों हजारों पॉलिसीज बनी, बहुत सारी पॉलिसी सक्सेसफुल हुई, बहुत सारी फेल हो गए, बट इसमें क्रिमिनलाइजेशन कहाँ पे है? इंटेंट पे बात आ रही थी ना कि नुकसान पहुंचाया गया, मैं उस पे भी आ रहा हूं। सो बहुत सारी पॉलिसीज बनी, फेल हो गई पॉलिसी क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो उसमें क्रिमिनलाइजेशन वाली कोई बात नहीं है। अब आते हैं इस केस की पॉलिसी पे। देखिए, ये दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी बहुत टाइम से चला आ रहा था। सरकार को समय के हिसाब से लगा कि पॉलिसी में बदलाव होने चाहिए, और बदलाव क्या हुआ? बहुत माइनर से बदलाव हुए हैं। उन्होंने जोन डिसाइड कर दिए, उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरियाज रखे कि कौन आउटलेट खोल सकता है, वहाँ पे कार्टलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कोई भी होलसेलर रिटेल में नहीं जा सकता था। ये तो जनता के फायदे की बात थी, जो भी बिजनेसमैन है उसके फायदे की बात थी। तो फिर वापस क्यों लिया? वापस आ रहा हूं पहले, और भी मैं इसके दो चीजें जो मेजर चेंजेस है वो मैं बता देता हूं आपको। और जो कमीशन जो था, जो कमीशन की बात करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, वो 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया। और एक और चेंज जो उसके अंदर था, वही कंपनी पार्टिसिपेट कर सकते थे उसके अंदर जिसके टर्नओवर 100 करोड़ होते थे, लेकिन उसको बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया गया। तो क्या ये क्वेश्चनेबल है? क्या इसको कहीं पे भी, इसमें क्वेश्चनेबल है, माना कि क्वेश्चनेबल है, बट इसमें क्रिमिनलिटी क्या है? सरकार का अधिकार है, सरकार अपने मेजॉरिटी से, कैबिनेट से कुछ पास करते हैं, और उन्होंने ये क्राइटेरिया रखे, कोई भी टेंडर आता है तो उसमें सरकार अपने कंडीशंस रखते हैं। कहा गया 250 करोड़ का नुकसान मैं हुआ उस पे है, आ रहा हूं अभी, राजकोषीय घाटे की बात की गई। अब बात करते हैं उस पे। तो जो कमीशंस बढ़ाए गए हैं उस हिसाब से प्राइस ऑफ द लिकर वाज आल्सो एडजस्टेड। पहली बात समझिए, अगर कमीशन बढ़ाए गए तो प्राइस ऑफ द लिकर वाज आल्सो रिड्यूस्ड। देयरफॉर वहां कोई चेंज नहीं आया है, किसी प्रॉफिट मार्जिन में कोई चेंज नहीं आया है, एक इशू है। अब कहा जा रहा है कि एक्सचेकर को लॉस हुआ है। चार्जशीट में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कोई एक्सचेकर को लॉस हुआ है। पॉलिसी की 600 पेज की जो जजमेंट में भी मैं बता रहा हूं उसको, बिल्कुल चार्जशीट सी बात है, ये कहीं पे भी लॉस नहीं है। दूसरी बात, कोर्ट ने हर एक पहलू को, हर एक एस्पेक्ट्स को स्क्रूटनी किया है ये डिस्चार्ज करने से पहले।
कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा कि वहाँ पे एक्सचेकर को लॉस हुआ है, और एक्सचेकर को लॉस हुआ है और पॉलिसी वापस ली गई है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था। प्रोबेबली इसका आंसर जो पॉलिटिशियंस हैं इसमें इन्वॉल्व, केजरीवाल साहब या सिसोदिया साहब, वो दे सकते हैं क्यों पॉलिसी वापस ली गई। मे बी मेरा मानना है कि जब केस हो गए, सीबीआई इन्वॉल्व हो गई, ईडी इन्वॉल्व हो गई, तो उनको लगा, और फिर लोगों ने रिटेल आउटलेट खोलना बंद कर दिया, तो पॉलिसी उन्होंने वापस ले ली। और मेरा जहाँ तक मुझे कानूनी जानकारी है कि कोई भी जब दिल्ली के अंदर, चूंकि ये नेशनल टेरिटरी में आते हैं, तो इसमें एलजी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर पॉलिसी वापस ली गई तो पॉलिसी किसने वापस ली? वो एलजी कहीं पर इस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं थे जब अदालती कार्रवाई चल रही थी। देखिए, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट या विड्रॉल एलजी के कंसेंट के बगैर तो नहीं हो सकता। तो उनको, आपके हिसाब से उनको भी लाया जाना चाहिए था इस मामले में? वेल, ये तो अब एजेंसी का काम था, लेकिन पॉलिसी अगर विड्रॉ हुई है तो वो आंसर दें क्यों पॉलिसी विड्रॉ किए हैं। अगर जो भी प्रक्रिया है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता उसमें कि पॉलिसी विड्रॉल में एलजी का कितना रोल होता है, या फिर चीफ मिनिस्टर या जो कंसर्न मिनिस्टर है उसका कितना रोल होता है। उन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल बातों को ध्यान में रखते शायद पॉलिसी वापस ले होंगे, वो उसका जवाब दे देंगे। अगर आप, मैं यहाँ पे कानूनी पहलू पे बात करूंगा, उससे ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं। नहीं, मैं सिर्फ कानूनी पहलू पे ही आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप इस केस को, मैं हाइपोथेटिकल तरीके से लेता हूं, चूंकि आप 8 साल ईडी की तरफ से इस अपीयर होते रहे, आपने लालू प्रसाद यादव को, पी चिदम्बरम को, मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को, सबको मुकाम तक पहुंचाया, ईडी को सफलता दिलाई। अगर आप होते तो लीगल इंट्रिकेसीज में आप मुझे स्पष्ट तौर पर बताइए कि आप एलजी ऑफिस को भी इसमें इन्वॉल्व करवाते या नहीं करवाते? वेल, देखिए, जब मैं उधर होता तो कुछ शायद मैं केस को अलग नज़रों से देखता, लेकिन अब मेरा जो इंटेंशन, मेरा जो फोकस है वो बिल्कुल शिफ्ट हो चुका है वहाँ से। जो उनका काम है, उनके पास अच्छे लॉयर्स हैं, अच्छे टीम ऑफ लॉयर्स हैं, वो ज़रूर उनको एडवाइस करेंगे, ज़रूर उनको ओपिनियन देंगे किसको लाना है किसको नहीं लाना है। अब मैं अभी फोकस्ड हूँ जो डिफेंस साइड में, जो हमारे एक्यूज्ड हैं, जो कल डिस्चार्ज हुए हैं, अब एक्यूज्ड भी नहीं है वो। तो अब तो आप कोर्ट में नहीं है, बाहर हैं, अब तो आप बता सकते हैं, अब तो कोर्ट के सामने आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। कुछ बातों को रहने देते हैं। चलिए, लेकिन एक बहुत गंभीर सवाल है जिस पे मैंने कल जब राउज एवेन्यू कोर्ट का जो पूरा, जब मैं जजमेंट पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उसका जो कुछ हिस्सा था जो उसमें उनको आपत्ति जो उन्होंने जताई, साउथ कार्टेल की जो बात की जा रही थी, ये भारत जैसे देश में, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो इसको लेकर जो उनकी आपत्ति थी, इसके पीछे जो भावना थी, वो थोड़ा सा बताने मुझे। देखिए, मैं इस साउथ लॉबी से, वर्ड से एकदम इस चीज का अपोज करता हूं, बहुत वेहेमेंटली अपोज करता हूं कि आप साउथ लॉबी, और कोर्ट ने भी इसको माना है कि साउथ लॉबी जैसे फ्रेज जो आपने इन्वेंट किए, कहां से इन्वेंट किए? आपने इस पे भी आपत्ति की थी कोर्ट में? बहुत ज्यादा है, बहुत जोर से हमने कहा कि साउथ लॉबी क्या होता है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इट्स वन कंट्री, राइट? लेट्स टेक इट, कोई केस होता है वो ईस्ट इंडिया से आता है, आप क्या कहेंगे कि अगर 4 एक्यूज पकड़े गए वहां पे, तो ईस्ट लॉबी, ईस्टर्न इंडिया लॉबी तो नहीं कहेंगे, आप एक्यूज के नाम से बुलाएं आप उसको। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है साउथ लॉबी जैसा वर्ड कि, और कोर्ट ने, और ऐसे फ्रेजेस आगे इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और बहुत ही आपत्तिजनक है, और कोर्ट ने इस पे बहुत ही आपत्ति जताई है। अच्छा, ये साउथ लॉबी के साथ में कुछ था कि वो जो गोवा जो फंडिंग हुई वो लिंक था, और जो तमाम जो इसके साथ में चीज़ें थीं, ये अब इसके बाद आपको लगता है कि आगे जाने की बात कर रही है सीबीआई? ईडी में भी अभी मामला चल ही रहा है, तो ये जो एक्यूज्ड हैं, खासतौर से चाहे मैं केजरीवाल की बात करूं या के कविता की बात करूं, इनके लिए कितनी बड़ी राहत है जो दूसरे हैं? या आगे आपको लगता है कि अब और ज़्यादा तैयारी के साथ में एजेंसी आएगी? क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप अगर होते एजेंसी की तरफ से तो शायद दूसरे तरीके से वो लड़ते, तो कहीं फिर तो एजेंसी वाले आपको तो नहीं संपर्क करेंगे कि नहीं, मैं अब एजेंसी का एडवोकेट नहीं हो सकता, और मैं एब्सोल्युटली डिफेंस काउंसिल हूं, और इस केस में तो अब मुझे मैं जहां हूं वहां हूं। और दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं कि आगे और तैयारी के साथ जाएंगे। आप कितनी तैयारी करेंगे? आपको 3-4 साल का मौका मिला तैयारी करके, तो यहां आप पहुंच गए, और कितनी तैयारी? और आप क्या एडिशनल इस स्टेज पे आप कुछ नहीं ला सकते।
एडिशनल एविडेंस evidence जितने ला जा जितने सकते- ला चुके हैं, अब आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मौका नहीं है। चार्ज पे अब बहस हो चुकी है, एक्यूज डिस्चार्ज हो चुके हैं। एडिशनल एविडेंस स्टेज पे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेश नहीं कर सकते। पर नीतीश राणा जी, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, आप तो बहुत बड़े वकील हैं, आप बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मामले देखते हैं। हम लोग भी पत्रकार होने के नाते कई बार आप लोग के साथ बैठते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कानूनी लड़ाई होती जा रही है तो आम आदमी के लिए तो अलग होती जा रही है। ये जो जितने लोग थे, सरकारें थीं, बहुत बड़े बड़े लोग थे, आप जैसे वकील वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम में आपने कह दिया कि ये न्याय की जीत है, केजरीवाल साहब ने भी कह दिया न्याय की जीत है, के कविता ने भी कह दिया न्याय की जीत है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई मामूली आदमी फंसा होता, आम आदमी फंसा होता, जो नीतीश राणा को अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये थोड़ा सा मैं सामाजिक प्रश्न उठा रहा हूँ आपके सामने, तो ऐसी स्थिति में तो मतलब कुल मिला के ये जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है, ये माना जाए कि बस ये बड़े लोगों के लिए है, बड़े लोग ही इसका फायदा उठा सकते हैं। नहीं, देखिए, हर वकील जो दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में प्रैक्टिस करते हैं वो सफिशिएंट हैं, सक्षम हैं केस लड़ने के लिए। बात नीतीश राणा की या साल्वे साहब या मुकुल रोहतगी की नहीं है। बात यह है कि ठीक है, हम जहाँ होते हैं, हमारी एक फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इसी ऐसे सिचुएशन में एक बात और भी कहना चाहूँगा। जितने मैं, खासकर मेरी बात है, मैं बहुत सारे केसेस में जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उनके लिए बहुत सारे केसेस प्रो बोनो करता हूँ। प्रो बोनो का अर्थ होता है मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ उसके लिए, और मैं उनके लिए अपीयर होता हूँ। और मैं ही नहीं, बहुत सारे एडवोकेट, जो भी बड़े एडवोकेट्स हैं, सिब्बल साहब हों या जो भी बड़े एडवोकेट हैं, सारे जो है प्रो बोनो केसेस करते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। न्याय के हमारे लिए, देखिए, फीस सेकेंडरी होता है। लोगों को एक परसेप्शन है देश के अंदर कि वकील हमेशा पैसे के लिए नहीं। हमारे लिए फीस जो है वो सेकेंडरी होता है। हमारे लिए सबसे पहला जो मुद्दा होता है, पहला हमारा इंटेंशन होता है, वो ये होता है कि जो भी हमारे पास आया है उसको न्याय मिले। और उससे ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब किसी को न्याय मिलता है। फीस तो हमारी जब आएगी तब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी वो भी अलग मुद्दा होता है। फीस हमेशा सेकेंडरी होता है। पहला होता है कि कानून का अच्छी तरह से काम करें, न्यायपालिका को हमारी जो सहायता मिले। हम क्या करते हैं, कोर्ट को असिस्ट ही तो करते हैं। हम अच्छी तरह से कोर्ट को असिस्ट करें और जो भी जिसके साथ भी जुर्म हुआ है उसको न्याय मिले। ये हमारा सबसे पहला ध्येय और पहला हमारा उद्देश्य होता है। तो अगर मैं सीधे पूछूं आपसे, पहले आप ईडी के वकील थे और उसके बाद आप के कविता के वकील बने, इससे पहले अरुण रामचंद्रन पिल्लई के वकील बने, आपने और लोगों को भी रिप्रेजेंट किया, तो अचानक ये डिफेंस में आने का आपको कैसे, क्या ये जो न्याय का मसला था इसीलिए आपको ऐसा लगा, आपको लगा कि इस केस में दम नहीं, इसलिए आपने काम अपने हाथ में लिया? और नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से 8 इयर्स तक, 8 साल तक मैंने अपनी सेवा दी वहाँ पे और बहुत बड़े बड़े केसेस ले। मैं इनफैक्ट सरकार का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत मौके दिए मुझे बड़े बड़े केसेस लड़ने के लिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और बहुत एक लंबे वक्त तक मैं जो है सरकार की तरफ से केस लड़ा। तो मैं बहुत टाइम से प्रपोजल दिया हुआ था कि मैं डिफेंस साइड में जाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास फ्रीडम है। हम प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं, डिफेंस भी कर सकते हैं। मैं प्रोसिक्यूशन बहुत दिनों तक कर चुका था और उसके बाद मैंने प्रपोजल दे दिया कि मुझे अब डिफेंस साइड में जाना है। और जब डिफेंस साइड में आ गया तो लोगों ने मुझे इंगेज किया और वैसा कुछ भी नहीं था। वहाँ भी मुझे बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से मैंने काम किया। वहाँ पे बहुत सारे केसेस में वहाँ सक्सेसफुल हुआ मैं। फिर मैंने वहाँ पे जो अपने फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है उसको मैंने इस्तेमाल किया और मैं फिर डिफेंस साइड में आ गया और फिर इस सारे एक्यूज्ड को रिप्रेजेंट किया। तो नीतीश जी, अब इस मसले पर, मतलब अब थोड़ा सा आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हैं। इस मसले पर अब ये मामला जो है ईडी की कोर्ट में भी है। अब सीबीआई पर इस तरीके के वक्तव्य, मैं कहूँगा कि जो फैसला आया तो सो आया है, लेकिन कुछ कंजक्चर्स भी आए हैं, वो बड़े घातक थे। वो तो फैसले में लिखे नहीं जाते, लेकिन हम लोगों ने तो सुना ही है। उसके मायने और ईडी में इसका क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, 2 क्वेश्चन है। पहले तो आते हैं जो ऑनरेबल कोर्ट ने प्रीमियर एजेंसी सीबीआई को इस देश की प्रीमियर एजेंसी मानी जाती है, उस पे जो कंजक्चर्स या जो भी कमेंट्स आए हैं उस पे बात करते हैं, जो बहुत ही सीरियस है। ये हमारे इस देश के हर नागरिक के लिए बहुत सीरियस है कि सीबीआई ने अपने काम ठीक से नहीं किए।
उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किए, उसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने ठीक से साक्ष्य प्रमाण एविडेंसेस कोर्ट के सामने नहीं लाए, उसके मायने क्या है आप देखिए, उसके रिजल्ट्स परिणाम क्या हुए, उसके परिणाम हुए कोर्ट का समय बर्बाद हुआ, इतना रिसोर्सेस बर्बाद हुआ, एजेंसी का नाम खराब हुआ, और मोस्ट ऑफ ऑल एक्यूज्ड की पर्सनल लिबर्टी, किसी के जिंदगी के 2 साल 20 महीने, आपको अगर एक दिन जेल में रख दिया जाए तो आप वहां पे सफोकेट हो जाएंगे। लोगों ने 20-20 महीने 24-24 महीने जेल में काटे हैं, आपके पास एविडेंस नहीं था लेकिन फिर भी आपने उनको जेल में बंद रखा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पे डेफिनेटली चर्चा होनी चाहिए, और इस पे हमारे हायर जुडिशरी को भी ध्यान देना चाहिए कि जब बेल एप्लीकेशन आता है तो उसको जो है गंभीरता से उसको लें, और एक्यूज को बेल मिलनी चाहिए। बेल शुड बी ए रूल नॉट जेल, ये होनी चाहिए। इस केस में बहुत सारे एक्यूज 24 महीने 18 महीने 20 महीने जेल में रहे, अल्टीमेटली क्या हुआ? तो अब क्या? लेकिन कुल मिला के ये तो समय निकल गया जी। अब कह दिया गया कि ट्रायल योग्य नहीं है, लेकिन अब ये जो कार्रवाई हुई है, तो इस कार्रवाई में जो दोषी लोग हैं, तो पहले इसमें सबसे बड़ा दोष किसका मानेंगे? और अगर वो दोषी हैं, निश्चित तौर पर दोषी या तो जो पकड़े गए थे वो होते हैं, या जिन्होंने पकड़ा था निर्दोषों को वो दोषी हैं, तो अब उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं जो भी ऑफिसर्स इस केस के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश देता हूं। कल कोर्ट ओपन कोर्ट में जज साहब ने इस बात को तो बोला। मुंसिफ भी वही, हाकिम भी वही, इंक्वायरी तो उन्हीं को करनी है। देखिए कहीं से तो शुरुआत करनी है। एक इनिशिएटिव हुआ है कि ठीक से आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आपके एविडेंस नहीं था, और आप लेफ्ट राइट सेंटर लोगों को अरेस्ट करे जा रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू होगा, क्या पता कल क्रिमिनल केस भी उनके खिलाफ शुरू हो, और होनी चाहिए कि आप एक सरकारी मुलाजिम है, सरकारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, और आपने उसको सही तरह से नहीं निभाया, और आपने किसी की पर्सनल लिबर्टी को 20-20 महीने तक कर्टेल किया, देश के रिसोर्सेज को खराब किया, अदालतों के समय को खराब किया, नॉट ओनली लोअर कोर्ट्स टिल द सुप्रीम कोर्ट्स, लोगों का टाइम खराब किए, लोगों को जेल में रखा, उस पे तो चर्चा होनी चाहिए। तो और जो केजरीवाल, कविता, सिसोदिया, ये लोग इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ, क्रिमिनल कार्रवाई इनके खिलाफ हो, क्या वो कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, और उन पे कार्रवाई की मांग आप विचार कर रहे हैं? सीधा सवाल आपसे। अभी तो देखिए जजमेंट अभी आया है, हम सारे पहलुओं पे विचार कर रहे हैं कि हमें अब क्या एक्शन लेना है। ऑप्शन खुले हुए हैं, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, और हम सारे पहलुओं पे विचार कर रहे हैं इस वक्त। ईडी के सवाल का आपने जवाब दिया कि मैं ईडी में क्या है? ईडी पे वो बहुत ही क्रूशियल है जो आप ये सवाल उठाए हैं कि अब 2 केसेस चल रहे थे, एक सीबीआई केस चल रहे हैं और एक ईडी केस चल रहे हैं, तो दोनों, अब ईडी केस का क्या होगा? पहले थोड़ा कानून को समझते हैं इसमें। देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ना, वो जब कोई भी केस दर्ज करते हैं तो वो एक एक्ट है, जो कानून है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसका मतलब ये होता है जब कोई भी ऑफेंस हुआ, जैसे शराब घोटाला ही लेते हैं, इस ऑफेंस से जो पैसा निकला और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ, वो पैसा कैसे कमाया गया और कहां कहां वो जाकर के पार्क हुए उस पैसे को, तो ईडी का काम है उस पैसे को खोजना, ना कि ऑफेंस कैसे हुआ उस पे जाना। ठीक है, अब ये बात उठती है कि अब ईडी केस का क्या होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी केस में क्लियरली इंटरप्रेट कर दिया 3 जजेस बेंच ऑर्डर्स में कि अगर एक बार प्रेडिकेट ऑफेंस, जो सीबीआई का इस केस में प्रेडिकेट ऑफेंस है, उसको शेड्यूल ऑफेंस भी बोलते हैं, वो एक बार खत्म हो गया तो ईडी के केस भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं, उस पे वो आगे केस नहीं चल सकता है। क्योंकि ईडी क्या कर रही है, ईडी जो उस केस में जो प्रेडिकेट ऑफेंस से जो पैसा, इलीगल पैसा जनरेट होता है, उसी को तो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो पैसा कहां पार्क हुआ। अब जब ये मामला आ गया कि वो ऑफेंस ही नहीं हुआ कभी भी, तो फिर तो इलीगल मनी जनरेट भी नहीं हुआ, तो ईडी का केस यहीं कोलैप्स हो जाता है और ईडी का केस अब आगे नहीं चल सकता है और ये केस यहीं बंद हो जाएगा। तो अब कुल मिला के फिर तो हम कह सकते हैं कि जो पीएमएलए का दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक मंतव्यों के साथ में जो किया जाता है, वो तो यहाँ पर इतिसिद्धम कह सकते हैं। देखिए इस देश की जनता और आप जैसे जो शिक्षित लोग हैं वो बहुत ही जागरूक हैं
और देश की जनता और आप लोग बखूबी समझते हैं, इसलिए मेरा कमेंट बहुत मायने नहीं रखता इसमें। नहीं, दरअसल आपका कमेंट इसलिए मायने रखता है नीतीश जी, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ वही बातें करते हैं जो परसेप्शन हमारे सामने आता है, लेकिन जो उसके लीगल इंट्रिकेसीज हैं, जब आप भी कोर्ट में जाते हैं तो यही कहते हैं। मैंने आपको भी कहते हुए सुना कोर्ट में, कपिल सिब्बल साहब को भी कोर्ट में कहते हुए सुना कि ये राजनीतिक उद्देश्यों के तहत फंसाया जा रहा है, चुनाव है इसलिए निकाला जाए, और केजरीवाल को इसीलिए बाहर भी निकाला गया। मैंने के कविता जो आपकी क्लाइंट है उनको भी यही कहते हुए सुना कि चूंकि मैं एक राजनीतिक फैमिली से हूं। और एक जो सवाल बहुत बड़ा है जो बार बार सीबीआई कह रही थी लोकेशन को लेकर, तो मोबाइल लोकेशन, हाँ जी, हाँ तो जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ये हम लोग इस पे चर्चा मैं नहीं कर इस पाए। बात से हैरान हूं, ये लोकेशन वाली बात इनफैक्ट आपने उठा दिया, मैं तो मिस कर गया था। मैं बहुत ही हैरान हूं किस तरह का ये इन्वेस्टिगेशन है, कितना मतलब निचले स्तर का इन्वेस्टिगेशन है कि आप लोकेशन ऑफ द एक्यूज्ड, जगह जगह लोकेशन दिल्ली में, हैदराबाद में दिखाते हैं, लोकेशन आता है मार्च 2021, मई 2021, जून 2021 का लोकेशन, फोन लोकेशन दिखाते हैं आप। और जब आप पेपर लेके आते हैं, जिस फोन नंबर्स के लोकेशन आप दिखाते हैं 2021 के मार्च मई जून के, वो फोन उस आदमी के नाम से रजिस्टर्ड ही 2022 में हुआ है। जो उस एक्टिवेशन है उस मोबाइल का वो 2022 का है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आपका पेपर कह रहा है जो कोर्ट के सामने आपने रखा है। कोर्ट ऑनरेबल जज ने इस बात पे बहुत ऑब्जर्वेशन में दिया है। मतलब ये किस तरह का इन्वेस्टिगेशन है? जो मोबाइल एक्टिवेट ही 22 में हुआ है उसका लोकेशन 21 में कहां से आया है? तो ये सब कहां से चीजें आ रही थी? तो ये तो हमने कहीं से कुछ नहीं लाया, जो सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखे कागजात, उसी कागजात से निकल के आए हैं। जो एक कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जब आप लेते हैं कोई भी सिम कार्ड खरीदते हैं, पोस्टपेड कनेक्शन खरीदते हैं, तो आपको एक कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आप। तो जिन फोन के लोकेशंस आप 21 के दिखा रहे हैं, जून, मार्च, मई एटसेट्रा, उसके कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म पे डेट लिखा हुआ है एक्टिवेशन चार्ज जनवरी 2022। मतलब किस तरह का इन्वेस्टिगेशन है? आपने किया क्या है? वॉज देयर एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड? बिकॉज ऑफ योर दिस एब्सर्डिटी people have spent years or months in jail. Who is responsible for this? You are responsible for this. तो मेरा फिर वही सवाल है कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जिन लोगों ने किया है उनको कैसे होनी चाहिए अलग बात है, कैसे होगी? मैं कह रहा हूं कि मेरे सारे कानूनी पहलू अभी खुले हुए हैं। जो भी पॉसिबल एक्शन लेने की जरूरत है एक्यूज की तरफ से, एक्यूज के इंस्ट्रक्शन पे मैं वो कानूनी पहलू लूंगा और उस पे कार्रवाई मैं कोर्ट के सामने जाऊंगा ये लेकर। एक बात ये भी बहुत ज्यादा चल रही है कि शायद केजरीवाल या इन लोगों ने सरेंडर कर दिया केंद्र सरकार के सामने। उसके बाद जो है एजेंसी पहले उनको बहुत आक्रामक थी और उनको पीएमएलए के तहत फंसाने की बात करी थी। ऐसी बातें भी चल रही हैं लगातार। आपने सुना होगा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, चूंकि आप राजनीतिज्ञों के मुकदमे लड़ रहे हैं तो लगातार, और आप पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, इसलिए मतलब ये भी मैं दर्शकों को बता दूं कि नीतीश जी जो है खुद भी सेंट स्टीफेंस के पास आउट हैं और बिहार की एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से भी आते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज हैं ये भी आप समझते हैं। तो कुल मिला के कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बाद उन्होंने भी थोड़ा ढीला कर दिया, आप भी ढीला करें और कुल मिला के तुम हमें पंत कहो हम तुम्हें निराला, जीवन ऐसे चलता रहेगा? देखिए ऐसा है कि इस वक्त जो है ना, मैं इस जो थियरी मीडिया में नैरेटिव्स चल रहा है, मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इस कारण से कि जब कोर्ट में बहस हुई है, जो भी सीबीआई की तरफ से भी जो भी काउंसिल बहस किए हैं वो भी बहुत वेहमेंटली बहस किए हैं। उन्होंने भी सारे पहलुओं को बहुत अच्छी तरह से कोर्ट के सामने रखा और हमने भी रखा वहां पे। और ये फैसला किसी सीबीआई ने नहीं दिया है, ये फैसला कोर्ट का फैसला है। कोर्ट निष्पक्ष होता है। तो जब कोर्ट से यह फैसला आता है तो मिली भगत की बात मुझे दिखाई नहीं देती है कहीं पे भी। और ये एक नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव्स है, पॉलिटिशियन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मैं एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट, एक कानून के जानकार हूं, तो मैं उसमें ज़्यादा घुसना पसंद नहीं करता हूं। कल मैं शाम को कुछ इस पे डिस्कशंस देख रहा था तो मैं हैरान था कि ये कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पॉलिटिशियंस बैठ करके। कुछ फैक्ट्स पे बात करो, कुछ लॉ पे बात करो। आप एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हो, यू आर डूइंग नथिंग बट अ रबल राउजिंग इन दिस। आप साक्ष्य पे बात करो और ये एक रेस्पेक्टेबल एक कोर्ट का फैसला है, उसकी इज्जत करो आप।
उस पर सवाल उठाओ तो ध्यान से उठाओ। आप सवाल उठाएं, उसको कोर्ट में, हायर कोर्ट में ले जाके सवाल उठाएं। आप जज पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, उसकी ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा। उन्होंने जो साक्ष्य उसके सामने आए, जो प्रमाण उनके सामने आए, जो डॉक्यूमेंट्स उनके सामने इन्वेस्टिगेशन आई, उन पे ही फैसला दिया उन्होंने। वो ना हमने कहीं से कुछ लाया, ना जज साहब कहीं से लेकर के आए कुछ भी। पर पहले जज साहब जो है इसी मसले को, जिसको कह रहे हैं ट्रायल योग्य नहीं है, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि उस पे जमानत तक देने के लिए वो तैयार नहीं होते थे और अब कह रहे हैं कि ये ट्रायल योग्य नहीं है। तो क्या उस समय ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी? एक वकील के तौर पे आपको समझ में आ रही, जज को तो उनसे ऊपर ही आप ही लोग जज बनेंगे, तो ये क्या उनका विजडम काम नहीं कर रहा था? बिल्कुल करना चाहिए था और ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। उनको एप्लीकेशन ऑफ माइंड उस स्टेज पे लगानी चाहिए थी। लेकिन एक पहलू और भी देखने वाली बात होती है। देखिए, कोई भी जब केस फाइल होता है, कोई भी जब एफआईआर होता है, तो 60 डेज एंड 90 डेज ये एजेंसी को दी जाती है इंटेंसिटी, केस के इंटेंसिटी के हिसाब से। 3 months या 2 months दोनों ही हैं। तो 60 डेज 90 डेज इन्वेस्टिगेशन के लिए दी जाती है। लेकिन 20 months मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। ये इतना वक्त दिया जाता है उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इस वक्त, इस बीच में ये ख्याल रखा जाता है कि अगर एक्यूज को जमानत मिल रही है तो वो बाहर जाकर के किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस ना करे, कोई एविडेंस टैंपर ना करें और किसी तरह से किसी को इन्फ्लुएंस ना करें। वो तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए 60 डेज 90 डेज रखते हैं उनको। लेकिन तो उसके बाद तो मिलनी चाहिए बेल। जब चार्जशीट एक बार आ गई, सारे कागजात आ गए वहां पे, तब तो टैंपरिंग, इन्फ्लुएंसिंग और किसी तरह की बात नहीं रह जाती, तब तो बेल मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये जो है ना, जुडिशरी, हायर जुडिशरी जो बार बार पर्सनल लिबर्टी जो इंसान हमारे देश के नागरिक का है उसको एडवोकेट करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बेल मस्ट बी अ रूल, नॉट द जेल। चलिए, बस अब छोटे छोटे सवाल मैं चाहूंगा कि एक एक शब्द में इसका जवाब दें। पहले तो मुझे ये बताइए कि इसको, पूरे केस को अगर मैं देखूं तो इसको आप क्या मानते हैं, एजेंसीज की गलती या पॉलिटिकल विंडेटा? बोथ। मतलब पॉलिटिकल विंडेटा इज देयर। अब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, अब दूसरा मैं पूछूं कि अगर पीएमएलए कानून का जो इस्तेमाल है, क्या वो आपको लगता है कि पॉलिटिकल आज की तारीख में ज्यादा हो गया है? चुनाव के समय एकदम से इसके केस बढ़ते चले जाते हैं। वेल, देखिए, जो देखने को मिल रहा है इस वक्त कि जब कई सारे स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं तो एजेंसी सक्रिय हो जाती है। देखिए, एजेंसी एक बात और को लेकर सक्रिय होती है। मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या दूसरी एजेंसी या इनकम टैक्स हो या जो भी एजेंसी सक्रिय होती है इलेक्शन के समय, उनको सक्रिय होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन आज के दिन में हो रहा है तो वो फेयर नहीं हो रहा है। वहाँ बहुत सारे इलीगल, इलिसिट मनी का जो है ना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो एजेंसी को उस लेवल तक वो जो है ना सक्रिय होना चाहिए कि इलिसिट मनी हमेशा पकड़ी जाती है विपक्ष की, सत्ता पक्ष की कभी नहीं पकड़ी जाती। वेल, आप देश के, आप एक राजनीतिक पत्रकार हैं, आप देश की राजनीति को बखूबी समझते हैं। आप भी लगातार ईडी को रिप्रेजेंट करते रहे और डिफेंस काउंसिल भी हैं। चलिए, अच्छा, इसी पे मैं ज्यादा, चूंकि मैं जानता हूं आप इस पे ज्यादा बोलेंगे नहीं, आपसे बुलवा नहीं पाऊंगा, आप वकील हैं, लेकिन एक चीज तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा। एज ए डिफेंस काउंसिल और एक ईडी के जो स्पेशल काउंसिल थे, आप दोनों में फर्क क्या भूमिका है? वेल, देखिए, दोनों के अपने अपने पहलू हैं। मैंने बहुत ईमानदारी से और बहुत लगन से, जब मैं सरकार का पक्ष रख रहा था तो रखा वहाँ पे, और शुक्रगुजार हूँ सरकार का। मुझे बहुत बड़े बड़े केसेस में उन्होंने मौके दिए केस लड़ने के लिए, और अब मैं डिफेंस साइड में हूँ तो मैं इधर के भी मजे ले रहा हूँ। प्रोसेस कैसे बदलता है ये मैं समझना चाहता हूँ कि एकदम से आप कल की तारीख में, आप मतलब कुछ दिन पहले तक आप उनका पक्ष रखते थे, उसके बाद आप यहाँ से डिफेंस काउंसिल के तरीके से बिहेव कर रहे थे, कैसे पूरा ये थॉट, ये देखिए, एक प्रोफेशन है मेरा, एक प्रोफेशन है ये, ठीक है। और जो केसेस मैंने एज ए प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर या स्पेशल काउंसिल मैंने कोर्ट में रखे हैं सरकार की तरफ से, मैं उस केस में डिफेंस काउंसिल नहीं हो सकता हूं। जो नए केसेस हुए हैं जिसमें कभी भी मैं सरकार का पक्ष नहीं रखा हूं, सिर्फ उस केस में मैं डिफेंस काउंसिल हो सकता हूं। जो मेरे पुराने केसेस हैं मैं उसमें डिफेंस काउंसिल कभी नहीं हो सकता हूं। तो ये है, मैंने सरकार का पक्ष 8 साल रखा, उसके बाद मैंने अपना, देखिए, बहुत चेंजेस नहीं होता है, जस्ट एक टेबल इस तरफ होता है, एक टेबल दूसरी तरफ होता है, जस्ट टेबल चेंज हो जाता है, बस 5 फीट का फर्क होता है।
बिल्कुल ठीक वैसा ही है कि जैसे वो पार्लियामेंट के अंदर जो है इधर से उधर हो जाते हैं, उधर से उधर हो जाते हैं, वैसा तो नहीं होता होगा कम से कुछ कम। ऐसे ही समझ लीजिए, बस दो मतलब 5 फीट का फर्क है। चलिए 5 फीट इधर के लोग उधर चले जाते हैं, उधर के लोग इधर चले आते लेकिन हैं। इस 5 फीट के फर्क में बहुत सी चीजें हो जाती हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि हमने कोशिश की। देखिए राजनीतिक पहलुओं पर लगातार हम और भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये थी, और नीतीश राणा साहब को मैं इसलिए लाया था क्योंकि वकील तमाम इस मुद्दे में लगे हुए थे, तमाम अभियुक्त थे, परंतु एक ऐसा शख्स जो फोर्ब्स में टॉप 10 वकील की सूची में ना सिर्फ शुमार होता हो और ईडी की तरफ से बड़े बड़े केस लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा चुका हो, जब वो यहां पर डिफेंस काउंसिल बनकर आते हैं और जो फैसला आता है, तो उसके बाद आखिर इसकी जो गूढ़ताएं हैं वो कैसे सहज तरीके से आपको समझाई जा सकें। और ये भी एक पहलू है, ये भी चेहरा, लेकिन कुल मिला के दोस्त अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी ईडी भी है, आगे और भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो नीतीश साहब आप हमारे साथ आए, जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ध्यान। अनम्यूट भारत में और आप किस तरीके के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं वो जरूर हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नीतीश राणा साहब से अगर कोई सवाल हो तो हम फिर उनसे बात करेंगे, आप अपने सवाल जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।